नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी के लिए आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिहार SCERT की किताब डिस्कस की जा रही थी। इससे पहले भी क्लासेस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सबके एग्जाम के लिए SCERT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने TRE 1 और TRE 2 या फिर जो TRE 3 का पेपर लीक हुआ तो इनमें देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके SCERT के बुक से मिलते हैं। आपको NCERT की जगह SCERT पढ़ने के लिए मैंने रिकमेंड क्यों किया था, क्योंकि SCERT में क्या होता है, आपके बिहार स्पेसिफिक पॉइंट भी मिल जाते हैं, तो आपको बिहार जी के अलग से तैयार नहीं करना पड़ता। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ओके, तो आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से जो दिन थे, भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसका कार्यकाल कैसा रहा था, उसमें बिहार से कौन कौन से प्रतिनिधि भाग लिया था, इसके आगे की प्रोसेस क्या थी, उन सारी चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब ये जो 30 दिन है, इस 30 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, यही आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो, हमें खुद पता होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर हमने मेहनत नहीं की फिर उसके बाद हम कहते थे हमारी किस्मत में नहीं था, तो गलत चीज़ है। किस्मत में हो ना हो उसके लिए मेहनत ना करें, ये तो गलत बात है। मुकद्दर में है कि नहीं वो तो अलग बात है, पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इलवर्ड विल विवाद हुआ था। इलवर्ड विल विवाद किसके समय पर आया था, तो इलवर्ड विल विवाद किसके समय पर आया था, रिपन के समय आया था। इलवर्ड विल विवाद के माध्यम से क्या था, देखिए इलवर्ड विल विवाद का मुख्य मतलब था, उस टाइम पे क्या था, जो भारतीय जज थे और यूरोपीय जज दोनों में समानता नहीं थी। जब दोनों एक ही पोस्ट में तो यूरोपीय जजों के पास ज़्यादा शक्तियाँ थी, जबकि भारतीय जजों के पास यूरोपियों के पीछे शक्तियाँ कम थी। तो रिपन ने क्या किया था, इस न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया था, जिसे हम इलवर्ड विल विवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, इसको समर्थन नहीं किया था। तो उससे भारतीयों के मन में भावना आई कि ये क्या करते हैं, भारतीय और यूरोपियों के मध्य में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। इस भावना से भी क्या हुआ, भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। बाद में बिल को वापस लेना पड़ा था। इसी के बाद में 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। पहला सम्मेलन होना कहाँ था, तो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था, इसलिए पहला सम्मेलन हमने कहाँ पे किया था, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमकेश बनर्जी ने की थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1857 के विद्रोह के समय इटावा के डियर थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना पता हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब जब कांग्रेस के शुरुआती दिनों में थे तो बिहार से कौन कौन प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, तो 78 अनुयायी शामिल हुए थे। लेकिन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1886 में, तो इसमें क्या होता है, 16,000 रुपये खर्च होते हैं, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले किसने किया था, दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी अब देखिए, कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, व्योमकेश बनर्जी ने। दूसरा सम्मेलन कहाँ पे होता है, कलकत्ता में। जब दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था तो इसमें लगभग 16,000 से ज़्यादा रुपये खर्च हुए थे। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, धन का भी सहयोग देना पड़ता था। तो जो आपके दरभंगा के महाराज थे लक्ष्मेश्वर, इन्होंने क्या किया था, लगभग 2500 रुपये का अकेले सहयोग किया था। इसके साथ साथ हाथुआ और डुमराव के महाराज ने भी सहयोग किया था। तो क्वेश्चन एक बार BPSC में भी पूछा गया है, लक्ष्मेश्वर का संबंध कहाँ से है। लक्ष्मेश्वर का संबंध दरभंगा से है। ये कहाँ के, दरभंगा के महाराज थे। इसी के बाद दूसरे अधिवेशन में क्या हुआ था, डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर कुल्हाड़िया स्टेट और BN कॉलेज, जहाँ पे ये सब शामिल हुए थे।
दूसरे अधिवेशन में कौन कौन शामिल हुआ था, देखिएगा दूसरे अधिवेशन में आपके कौन, पुरेंद्र नारायण सिन्हा, गजेंद्र प्रसाद, ये सब बिहार के जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में शामिल हुए थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किन्हें बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इनसे जुड़े जीवन की सारी चीज़ों के बारे में। शुरुआत में क्या हुआ, कांग्रेस के लिए जन आंदोलन लामबंदी चलाना नामुमकिन था, तो उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, तो कांग्रेस अभी जन आंदोलन नहीं कर पा रही थी, तो कांग्रेस ने सबसे पहले क्या किया, जनमत बनाने के लिए मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क किया, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया। हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र कौन था, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तन। उदंड मार्तन का संपादन कौन करते थे, उदंड मार्तन का संपादन करते थे पंडित जुगल किशोर। ये कैसा था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक समाचार पत्र तो किस दिन प्रकाशित होता था, तो ये ट्यूसडे को, मंगलवार को प्रकाशित होता था, ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। लेकिन भारत का पहला हिंदी भाषी का समाचार पत्र कौन था, उदंड मार्तन, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, जुगल किशोर ने किया था। इन दोनों पॉइंट को कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने एक इन्होंने पुस्तक दी थी, एक तो इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1866 में राष्ट्रीय आय का आकलन, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। कितना, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा व्योमकेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन जब 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारा के माध्यम से भारतीय जनता के बीच जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को समाप्त कर देश के लिए काम करने वालों की भाईचारे और दोस्ती को मजबूत करना है। इसके बाद क्या हुआ था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने थे, 78 बनाए थे। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम करती थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया, दो प्रकार के विचारधारा के लोगों को जन्म हो गया। एक तो ऐसे थे जो राजनीतिक एप्लीकेशन देके, मतलब अपने नरमपंथी रूप से शांतिपूर्वक अपनी मांग को मनवाना चाहते थे। दूसरे ऐसे थे जो कहते थे अगर हमारा अधिकार है, ये मैं प्यार से नहीं दे रहे तो हम लड़के भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे कांग्रेस दो वर्गों में डिवाइड हो गई, एक आपका नरम दल, एक आपका गरम दल। नरम दल के प्रमुख नेता थे आपके हो गए, एक तो आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, दीन साहब वाचा हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ये सब आपके क्या है, कांग्रेस के नरमपंथी दल के नेता थे। गरम दल के नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सब आपके गरम दल के नेता थे, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे क्या होता है, 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है। अब जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है, अब बंगाल विभाजन में धीरे धीरे क्या होता है, इनका विरोध बहुत ज़्यादा होता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लाया जाता है। अब कांग्रेस के नरमपंथी नेता चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को हम सिर्फ बंगाल में चलाएं, लेकिन ये जो गरम दल के नेता थे ये कह रहे थे कि इस प्रस्ताव को, बहिष्कार आंदोलन को और स्वदेशी आंदोलन को हमें पूरे भारत में चलाना चाहिए। तो इन दोनों आंदोलनों के चलाने के तरीकों को लेकर धीरे धीरे इनके दलों के मध्य मतभेद हो जाता है। मतभेद इतना बढ़ जाता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके बाद 1916 का जो लखनऊ समझौता होता है, 1916 के लखनऊ समझौता में पहली बार कांग्रेस, मुस्लिम लीग का, इसके अलावा कांग्रेस के दोनों दल का आपस में विलय होता है। तो 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्लियर हो गया।
अब देखते हैं बंग भंगो स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन का निकाला। देखिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा बंगाल में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हो रहा था। सबसे पहले अंग्रेजों के कब्जे में भी कौन आया था? बंगाल आया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से फिर बंगाल क्या हो गया था? अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बन गया था। तो जो सबसे पहले गुलाम बना तो सबसे पहले विद्रोह की भावना भी तो वही उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? तो सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल में राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए, जबकि लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बंगाल को हमें क्या करना है? प्रशासनिक रूप से चलाने में दिक्कत हो रही, इसलिए हम बंगाल को क्या करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। जबकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने का इनका मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? तो बंगाल का विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? आपका बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को हमने शोक दिवस मनाया था, एकता दिवस मनाया था, रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधा था बंगाल विभाजन के विरोध में। अब उस टाइम का जो बंगाल था उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सारे क्षेत्र उस टाइम के बंगाल में आपके शामिल थे। अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा का कारण दिया था, जबकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय भावनाओं को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसको समाप्त करना। तो जब इन्होंने डिवाइड किया तो इस प्रकार डिवाइड किया, एक क्षेत्र को तो आपने हिंदू बाहुल बना दिया। हिंदू बाहुल क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा था, और मुस्लिम बाहुल में क्या था? पूर्वी बंगाल को। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया, एक क्षेत्र में हिंदू अधिक हो गए, एक क्षेत्र में मुस्लिम, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को, जो एकता हो रही थी, उसको नष्ट करना। तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय था आपका करचन। क्लियर? इसके अलावा बंगाल विभाजन का कारण इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कहा था प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जबकि वास्तविक कारण क्या था? राष्ट्रीय भावनाओं को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना। इस प्रकार से क्या होता है? बंगाल भाषी क्षेत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे क्षेत्र उस टाइम के बंगाल के अंतर्गत रखे गए थे। तो पूर्वी बंगाल में कौन सा क्षेत्र था? मुस्लिम बाहुल कौन सा क्षेत्र? ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है मुस्लिम बाहुल कौन सा क्षेत्र था और हिंदू बाहुल कौन सा था। सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कर्जन ने इस कार्य का विरोध करने का लिया, इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था, समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, बंगाल की गलियों में वंदे मातरम का नारा गूंजा। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी उपस्थित थे। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग का संकल्प लिया। मतलब यहाँ पे हमने दो प्रस्ताव लिए थे, एक तो हमने स्वदेशी आंदोलन कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, दूसरा विदेश की बनी हुई चीज़ों का हम क्या करेंगे? बहिष्कार। तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव कब चलाने की घोषणा हुई थी? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव बंगाल विभाजन के विरोध में चलाने की घोषणा हुई थी। इसके साथ साथ क्या हुआ था? एक दूसरे को हमने राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था, हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए। इसके साथ साथ छात्रों, स्कूल के, कॉलेजों, वकीलों ने भी बहिष्कार किया था। सिर्फ हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया था, छात्रों ने स्कूलों का, कॉलेजों का, वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया था। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन पहला एक जन आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने प्रखर रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्वदेशी आंदोलन ने देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तिलक और लाला लाजपत राय ने। मैंने आपको बताया था ना कि जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव था, इसको चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस के दोनों दलों में मतभेद हो रहा था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये चाह रहे थे कि इसको हम क्या करेंगे? पूरे इंडिया में फैलाएं, जबकि जो आपके नरमपंथी नेता थे वो कह रहे थे बंगाल का विभाजन हुआ है ना, तो हम सिर्फ इसका विरोध बंगाल में करते हैं। नरमपंथी नेता कौन थे?
नरमपंथी नेता आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दीन साहब, मदन मोहन मालवीय, ये सब नरमपंथी नेता थे। ये कह रहे थे हम सिर्फ बंगाल में करते हैं, वो कह रहे थे हम पूरे भारत में। लेकिन पूरे भारत में इसका प्रस्ताव कौन रखता है? नेतृत्व करते बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। धीरे धीरे इसको मतभेद होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती। क्लियर? अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं थी, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनकी एक बुक थी गीता रेस। गीता रेस पुस्तक किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। गीता रेस पुस्तक को इन्होंने कहाँ पे लिखा था? मांडले जेल में लिखा था। मांडले जेल में जब ये रहे थे, जब इनको सजा मिली थी 6 वर्ष की, तब ये मांडले जेल में रहते, तो इन्होंने क्या गीता रेस नामक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्लियर? अच्छा, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक को खोलने में योगदान दिया था। तो पंजाब नेशनल बैंक कब खोली गई थी? 1894 में। 1894 में क्या हुआ था? आपकी पंजाब नेशनल बैंक खोली गई थी। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने कौन सी बैंक खोली थी? सबसे पहले 1717 बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोली गई थी। 1881 में आपकी अवध कॉमर्शियल बैंक खोली गई थी। 1806 में कौन सी बैंक खोली गई थी? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल खोली गई थी। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खोली गई थी। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोली गई थी। और 1922 में हमने कौन सी बैंक खोली थी? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई पॉइंट आपको टफ लग रहा हो या कुछ पॉइंट आपको आ रहे होंगे, लेकिन वही पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं कर पाएंगे। बिहार का अपना एक अलग ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। अब जब बहिष्कार प्रस्ताव और ये स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, तो सरकार ने भी पूर्ण रूप से दमन करने का प्रयास किया। इसमें क्या किया? सबसे पहले तो आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, अखबारों पर जुर्माना लगाया, राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। धीरे धीरे क्या हो गया? आंदोलन कमजोर हो गया, लेकिन इससे क्या हुआ? एक तो राष्ट्रवादिता की भावना का विकास हुआ और युवाओं में भी क्या हो गया? बहुत ज्यादा आक्रोश फैल गया। इसलिए ये लोग क्या करते? अब ये अंग्रेजों को दमन करना चाहते थे। तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन बेशक सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसने क्या कर दिया था? पूरे भारत में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार कर दिया था। और युवा जिन्हें अभी तक इन आंदोलनों से मतलब कम था, उन्हें भी क्या कर लिया था? सक्रिय कर लिया था। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। इसी के बाद सांप्रदायिकता का बीजारोपण कैसे हो जाता है? 1906 में क्या हो जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1906 में बंगाल विभाजन के प्रयोग में लाई गई संप्रदायिकता। अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल विभाजन करके सांप्रदायिकता का एक बीज डाल दिया था। अब उससे क्या हुआ? 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों दोनों ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। लीग ने बंगाल विभाजन को जायज बताया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बंगाल विभाजन को जायज बता दिया। इसके साथ साथ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे 1919 भारत सरकार का जब एक्ट आता है 1909 का अधिनियम, मुस्लिमों का पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग ने की थी। पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कब किया गया था? 1909 के भारत शासन अधिनियम में इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब ये बताइए पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध क्यों हो रहा था? अब देखिए पृथक निर्वाचक मंडल क्या था। अब जैसे समझिए, एक ही ऐसी सीट है, इस सीट से क्या हुआ कि जैसे मुसलमानों ने खड़ा हो गए। अब कोई भी मुसलमान खड़ा हुआ तो इस सीट में चाहे जितने लोग, अब जैसे आपके यहाँ का कोई भी एक सीट हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ की एक अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र है। अब अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ, अब वो व्यक्ति कौन खड़ा हुआ? मुसलमान खड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रह तो बहुत सारे हिंदू भी रहे हैं, लेकिन इनको वोट भी कौन दे सकता है? सिर्फ मुसलमान दे सकते हैं। इसलिए पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध हो रहा था। इसी समय पे क्या हुआ? हिंदू महासभा राजनीतिक दल का गठन किया गया।
मुस्लिमों ने क्या कर लिया था, मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो इसी टाइम पे क्या हो गया था, हिंदू महासभा का भी गठन किया गया था। इसका विस्तार कब होता है, 1915 में किया जाता है। पंजाब में हिंदू सभा का गठन किया गया था 1915 में। मदन मोहन मालवीय इसका विस्तार करते हिंदू महासभा के नाम से। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखते थे। अब देखिए, मुस्लिम लीग की अपनी अलग विचारधारा थी और हिंदू सभा की अपनी अलग विचारधारा थी। दोनों की लगभग एक दूसरे से विरोधी विचारधारा थी। तो जो 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक बीज रोपा गया था, उस बीज का क्या हो रहा था, काम कर रहा था। तो 1915 में हिंदू महासभा का गठन होता है। कौन करता है, मदन मोहन मालवीय करते हैं। 1906 में क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सारे पॉइंट पर डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे पॉइंट को पढ़िएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। रिवाइज करिए और मेहनत करिए। देखिए, सक्सेस सिर्फ आप सोचिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको थ्योरी भी पढ़नी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। मेहनत कर लीजिए कि 1 महीना डिसाइड कर देंगे आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। बस अच्छे से मेहनत करिए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई नोट्स चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके।